अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन आरएनएन टीवी। नाजरीन, ज़िंदगी में जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हमारे माइंड में ना बचपन से एक चीज़ होती है कि हमने ये स्टेप फॉलो करने हैं, हमने ये बनना है, एजुकेशन कंप्लीट करनी है, डिग्री कंप्लीट करनी है, फिर जॉब करेंगे और फिर पैसे कमाएंगे और ज़िंदगी अपनी गुजारेंगे जिस तरह हम सबको देखते हैं और उसी तरह अपनी लाइफ को जो है ना अपने माइंड में डिज़ाइन करती हैं। लेकिन बड़े चंद लोग होते हैं जो इस बॉक्स से निकल के सोचते हैं और बड़ी छोटी एज में ही उनको पता होता है, उनका पाथ क्लियर होता है कि उन्होंने लाइफ में क्या करना है। और ऐसे लोग जो हैं वो ना सिर्फ अपना बल्कि अपने मुल्क का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करते हैं पूरी दुनिया में। और आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो यूथ की आवाज़ हैं। और जो यंगस्टर्स कुछ बनना चाह रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही है हम कहाँ जाएँ, किसको जाके पूछें, किससे गाइडेंस लें। तो आज का शो हमारी यूथ के लिए, जेन ज़ी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों ने ज़रूर देखना है। क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे मुल्क का प्राउड है, हमारे मुल्क का फ़ख्र है। 18 साल की उम्र में जो है उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि उन्होंने जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनानी है और अपने मुल्क का नाम जो है इंटरनेशनली रोशन करना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फ़हाद शहबाज़ वराइच की। उन्होंने जो है फोर्ब्स अंडर 30 जो है एशिया 2026 में जो है वो नॉमिनेट हुए और 7 साल यूथ जनरल असेंबली के सदर भी हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पूरे एशिया में जो है उन्होंने नाम बनाया, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, इंटरनेशनल अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, लॉयर भी हैं और बहुत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए और आगे-आगे बढ़कर आउट ऑफ द बॉक्स सोच कर लोगों के लिए, यूथ के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आपको मिलवाते हैं फ़हाद शहबाज़ वड़ाई से। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मुझे बताएँ आप जब छोटे से थे, तो आपकी एक्टिविटीज़ दूसरे बच्चों से क्या डिफरेंट थी? क्या आप चेंज करते थे? आपके थॉट सोचने का जो अंदाज़ था वो डिफरेंट था या आप बहुत ज़्यादा लाइक बच्चे थे बचपन में? देखिए, मैं कोई इतना लाइक बच्चा नहीं था अच्छा। तालीमी एतबार से। एक तो मैं स्पोर्ट्स का बहुत शौकीन था। अच्छा! मैं क्रिकेट खेलता था, फिर मैंने क्लब क्रिकेट खेली है, हुँ, मॉडल टाउन ग्रीन्स में लाहौर में। उसके अलावा मैं डिबेट्स वगैरह किया करता था ओके। अपने जो जब मैंने कॉलेज शुरू किया। लेकिन उससे पहले जब डिबेट शुरू की तो उससे पहले एक हाँ। बैकग्राउंड था कि पढ़ने का रुझान था। हुँ, हमारे घर में 2-3 अखबारात और ओके, फिर जो बच्चों के मैगज़ीन होते थे और फिर मैं उसमें लिखता भी होता था। ओके। तो ये इसी तरह से रुझान और ये बढ़ता गया और उसके तवज्जुद से फिर आगे जाके कॉलेज की सतह पे हाई स्कूल में जाकर डिबेट शुरू की, ठीक है। मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ डिबेट, डेक्लेमेशन, पार्लिमानी तकारीर। हुँ। तो इसी से ये सफ़र का आगाज़ बाकायदा अच्छा, से हुआ। रीडिंग जो है वो बड़ी एक हमें ना बोझ लगने लग गई है, जबकि पहले बड़ा इस चीज़ को फ़ोकस किया जाता था, अब बस हम इंटरनेट पे स्क्रॉल करते हैं। रीडिंग क्या इम्पैक्ट करती है हमारी ज़िंदगी में? देखिए, मैं समझता हूँ कि रीडिंग सबसे पहले तो अगर आप अच्छा पढ़ोगे, तो आप अच्छा सोचोगे। जी, अच्छा सोचोगे, तो अच्छा लिखोगे, जी, अच्छा लिखोगे तो अच्छा बोलोगे। ठीक तो है। ये जो मैंने 3 से 4 आपको स्किल्स जी, बताई हैं और इसमें आप शामिल कर लें तहकीक। ओके, तहकीक के साथ आपकी एक जो ऑब्ज़र्वेशन स्किल होती है, ये आपकी एनहांस होती है ठीक क्योंकि है। आपने अपने से पहले वाली तहज़ीबों को पढ़ा होता है, आपने अपने से पहली तारीख़ को पढ़ा होता है, हुँ। आपने लोगों की जो है बायोग्राफ़ीज़ पढ़ी होती जी, हैं। जी, जी। तो उसके बाद ये तमाम मजमूए के बाद आप एक मुकम्मल ऐसे इंसान बनते हैं कि जिसे वो कहते हैं कि आपकी कंपोज़्ड पर्सनैलिटी हुँ। ये मुताले के बाद होती है और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इसको रिप्लेस कर सके। अच्छा, 18 साल की जो एज होती है ना, उसमें तो यंगस्टर्स यही सोच रहे होते हैं कि हम एक्टिविटीज़ करें, बाहर जाएँ, घूमें-फिरें, पढ़ाई में बिल्कुल। आपने 18 साल की उम्र में यूथ जनरल असेंबली की बुनियाद रखी, तो इतना बड़ा फ़ैसला, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस बारे में बताएँ कैसे सोचा बुनियाद रखने का या बस ऐसे ही इंस्टेंट आपने कहा ये होना चाहिए एंड यू डन इट? देखिए, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था तो हम तकरीर किया करते थे। तो हम तकरीरों में देखते थे कि हम तकरीर करके चले जाते हैं, उसके बाद हम पोज़ीशन लेते हैं, हुँ, ट्रॉफ़ीज़ उठाते हैं और जो हमारे सुनने वाले होते हैं वो हमें दाद देते हैं, तालियों की सूरत में, जी, मुबारकबाद देते हैं, हम चले जाते हैं। लेकिन जो हम अपनी तकरीर में बातें करते थे, जी। ख़ास तौर पे पार्लिमानी तकरीर में, उसकी हम कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं बनाते थे, उसकी ओके, कुछ प्रैक्टिकल उसका कोई अमल नहीं होता था। ओके। उसके लिए हमने यूथ असेंबली शुरू की और जिस तरह से असेंबली में तकारीर होती हैं, उसी हुँ। तरह का रेप्लिका हमने लोगों के सामने रखा। इसमें कॉल ओह! अटेंशन नोटिसेस भी होते ओके। हैं, इसमें करारदादें भी होती हैं, इसमें हमारी स्टैंडिंग कमेटी भी हैं, हमारी स्पेशल कमेटी भी है। और आप ये देखें कि डेवलप कंट्रीज़ में जैसे ही हुकूमत आती है,
तो हुकूमत के बाद ओपोज़िशन के जो नुमाइंदगान हैं, वो जी, एक शैडो कबीना के तौर पर अपने वज़रा की लिस्ट देते हैं। ओके, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर वो चीज़ मौजूद नहीं थी, तो हमने 2018 में 26 वज़ारतों पर मुश्तमिल पहली मर्तबा पाकिस्तान में क्या बात है! कबीना एक इनिशिएट की और उसके जी, बाद हमने जो एक्चुअल मिनिस्ट्रीज़ थीं, उनके साथ मिलकर काम हाँ, किया। मुख्तलिफ बिल पे मिसाल के तौर पे यूथ की अगर बात करें, तो लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जब ख़ास तौर पे तरमीम होने जा रही थी जी, पहले, जी। तो हमने उसमें एक जो यूथ काउंसलर जिसमें हुँ, इलेक्शन जो है एक 21 साल वाला भी हमने मखसूस किया, जहाँ पर एक खातून की नशिस्त होती है, जी, जहाँ पर एक लेबर की नशिस्त होती है, उनके साथ-साथ हमने इसको शामिल किया। वेरी नाइस। प्लस 2019 में पहली मर्तबा नेशनल यूथ काउंसिल की फॉर्मेशन हुई, तो वो हमारी ही करारदादों का वेरी नतीजा नाइस। था और जो बजट इजलास था एक, उसके अंदर नेशनल यूथ कमीशन की भी बात सुनाई दी गई, लेकिन उसपे उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। हुँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यूथ की सतह पर 1% तब्दीली भी आ जाए, बिल्कुल। ये काफ़ी है। आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चीज़ के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, उन्होंने कहा कर लेंगे। यूथ है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, जैसे आपने किया। तो आप चाहते हैं कि जिस तरह आप उस ट्रैक पे चले, उसी तरह आप यूथ को लेके जाना चाह रहे हैं। फोर्ब्स के बारे में बताएँ, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे मुल्क की है और यू आर द ओनली वन फ्रॉम एशिया राइट? कि सोशल फोर्ब्स इम्पैक्ट में पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से है और बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है ये, तो किस तरह आप वहाँ तक पहुँचे? देखिए जी, जब ये आगाज़ किया था यूथ जन असेंबली का, हुँ, इब्तदाई 5 साल में हमने एक लोकल इम्पैक्ट बनाना शुरू कर ठीक है। दिया था। उसके बाद ये एक मैनिफेस्टेशन थी कि आने वाले वक़्त में डायना अवार्ड जो बरतानवी क्या हुकूमत ने बात है! 2023 में मुझे दिया और उसके बाद फोर्ब्स जो 2026 में मिला। तो फोर्ब्स पहले आपको देखिए, डायना पहले अवार्ड मिला? डायना अवार्ड मिला ओके। और उसके बाद फोर्ब्स मिला और आई एम द ओनली पाकिस्तानी जिसके पास हुँ, ये दोनों एज़ाज़ात हैं क्या अभी तक। बात है, क्या और बात है! मेरी ख़्वाहिश होगी कि जो यंग पाकिस्तानी हैं, हुँ, आगे जाके इस रिकॉर्ड को तोड़ें। तो ठीक मैं है। ये समझता हूँ कि ये एक मैनिफेस्टेशन और ये बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग थी जिसके तहत देखिए रिज़ल्ट अल्लाह ताला देता है। जी, लेकिन इसमें मेरी और मेरी टीम की और फिर मेरे मेंटोर्स हैं, मेरे फिर घर वाले, उन सब की ये कलेक्टिव एफर्ट है। मैं ठीक ये है, कहूँ कि ये सिर्फ़ एक मेरी वज़ह से हुआ है, ये नहीं, और टीम लोगों वर्क की है, इसमें दुआएँ शामिल होती हैं। ठीक है। अच्छा ये जो मैनिफेस्टेशन की आपने बात की, मैनिफेस्टेशन बेसिकली किसी चीज़ को इतना चाहना, इतना सोचना और उसके लिए एफर्ट करना कि वो आपको मिल जाए, क्या वाक़ई वर्थ इट होती है मैनिफेस्टेशन? देखिए, मैनिफेस्टेशन से पहले का एक प्रोसेस होता है जिसे हम सॉट एनालिसिस कहते हैं, हुँ, कि आपने अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, ठीक है, ओके। अपॉर्च्युनिटीज़ और आपकी थ्रेट्स, आप एक पूरा एक सर्कल बनाते जी, हैं, जी, 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 जी। रेड, ग्रीन, ब्लू और कोई और एक आप उसको कलर दे दिए। तो उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी इस वक़्त स्ट्रेंथ क्या है, आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं, वेरी आपकी नाइस। वीकनेस क्या है, आपको थ्रेट क्या है, तो आपने अपनी जो इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ें हैं ना, उसको ठीक करना होता है, उसको अलाइन करना होता है। तो आपने अपनी, क्योंकि मसला ये होता है कि हमारे पास बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, वो जिसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। जी, जी, तो जी। बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे पास मौजूद होती हैं, लेकिन राइट, हम उन्हें छोड़ के अगली अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ जा बिल्कुल। रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऐसा यंगस्टर के जिसका एक फैमिली बिज़नेस है, लेकिन वो उसको छोड़ के एक नौकरी की तरफ जी, जी, जाता जी, है। जी। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़, तो क्योंकि आपने ज़िंदगी में कोई भी फैसला करना है, हुँ। तो वो सॉट एनालिसिस पर मुश्तमिल होता ओके। है। अच्छा ये आपने बहुत एक मैं कहती हूँ अगर किसी को ये बात समझ आ जाए ना तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैनिफेस्टेशन से पहले जो आपने कहा नोट डाउन करना है, कलर्स बनाएँ, अपनी स्ट्रेंथ्स लिखें। वाक़ई हम लोग भूल जाते हैं कि भई हमने वो अचीव भी किया था या हमें ये चीज़ भी आती है, हमारे अंदर ये टैलेंट है और जो अपनी स्ट्रेंथ नहीं है, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है या जो वीकनेसेस हैं, हम वो भी राइट डाउन करें तो आई थिंक पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। और आप लोगों को अगर ये बहुत डीप बात है, ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो करें, तो काफ़ी चेंजेज़ आ सकती हैं लाइफ़ में। अच्छा डायना अवार्ड के बाद फोर्ब्स, उसके बाद से आप चल सो चल, अब आप ऐवान में भी जा रहे हैं, ऐवानों में जा रहे हैं, यूथ की आवाज़ बने हुए हैं, अभी भी गवर्नमेंट से मीटिंग करके आ रहे हैं, तो अब क्या चल रहा है? क्या मीटिंग्स हो रही हैं? और क्या सक्सेस मिली है आपके आपके थॉट्स में और आपके प्लानिंग में? देखिए, एक तो जो पाकिस्तान में नेशनल यूथ पॉलिसी थी जी। पंजाब की सतह पे, उसको हम रिवाइज़ करने जा रहे हैं। उसके हवाले से आजकल कंसल्टेशंस मीटिंग चल रही हैं। दूसरी सतह पे पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा वफाकी सतह पर पंजाब यूथ एंड एडोलेसेंट पॉलिसी हम एक लेके आ रहे ओके। हैं, जिसके बाद यूथ के लिए एक बाकायदा तौर पे रोड मैप बन जाएगा। हुँ। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये हुकूमतों की हमेशा से तरजीह थी। ये जब हमने आवाज़ उठाना शुरू की, उससे पहले क्या होता था कि जी 50 प्लस के जो एक सेक्रेटरीज़ हमारे होते थे हुँ। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, वो बैठते थे।
कुछ पार्लियामेंटेरियंस आते थे, एक कमेटी फॉर्म होती जी। थी और उसके बाद जी यूथ पे फैसला कर दिया जाता था, जबकि यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 24 साल उम्र है यूथ की। कॉमनवेल्थ जिसको हम फॉलो करते हैं उसके मुताबिक 29 साल तक उम्र ठीक होती है, है ठीक है। यूथ की। तो 29 साल तक का कोई नौजवान इसमें शामिल नहीं होता था, लेकिन अब ये हुआ है कि सियासतदानों को, पार्लिमान को और जो हमारे हुकूमत है, ठीक है, ख़ास तौर पे हमारी अफ़सर-ए-शाही जो है, अब इनको समझ आ हुँ। गई है कि नौजवानों की पार्टिसिपेशन के बगैर जी, नौजवानों के लिए काम हो रहा था, नौजवानों को लेके काम नहीं हो रहा था। सो अब ठीक है। कंसल्टेशंस मीटिंग होती हैं, उसमें एंगेज किया जाता है और आप हुँ, देखेंगे कि बहुत जल्दी ये तब्दीली आएगी कि हर महकमे में डिसीजन लेने के लिए वेरी नाइस। 50% नौजवानों को रखना होगा, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है। आप जितने भी डिपार्टमेंट की हुँ, बात करें, आप एनर्जी डिपार्टमेंट की बात करें, आप एजुकेशन की बात करें, आप जी। हेल्थ की बात करें, यंग डॉक्टर सारे उसी में आ जाते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स की बात करें, तमाम यूथ अफेयर से अलाइन करते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि अब आप कह रहे हैं 50% यूथ होगी, जबकि हम देखे जाते हैं ज़्यादा सीनियर्स ही नज़र आते हैं। वो कहा कहते हैं ना कि सीनियर्स अपनी स्पेस थोड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं, तो सीनियर्स ही नज़र आते हैं और वाक़ई यंग ब्रेन जो है उसके आइडियाज़, उसकी चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं। अच्छा, इस बारे में बताएँ मुझे, आपका जो है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, इस हवाले से बताएँ क्या चल रहा है? प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम बुनियादी तौर पे 4 ईज़ पे काम कर रहे हैं, हुँ, व्हिच इज़ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंगेजमेंट और एनवायरनमेंट। अब देखिए नौजवान जब पढ़ रहे होते हैं तो उनको एक स्किल सेट की ज़रूरत होती है। हुँ, उस स्किल सेट को पूरा करने के लिए 2 चीज़ों पे काम हो रहा है। एक तो नेफ्टेक के तहत पूरे पाकिस्तान में कोर्सेज़ करवाए जा ठीक रहे है, हैं। फिर उसके साथ-साथ नौजवानों को लैपटॉप फराहम किया जा रहा है, ओके। जिसमें वो साथ-साथ अपनी तालीमी इस्तेदाद कार को बढ़ाते हुए एक तो स्किल भी सीखें और जो अपनी पढ़ाई है, वो भी अच्छे तरीके से मुकम्मल करें। अच्छा, जब आप स्किल सीख लेते हैं, तब आपको ज़रूरत होती है कि आपके पास कोई वेंचर होना चाहिए, हुँ, आपके पास कोई कारोबार होना चाहिए, तो हुकूमत उसके लिए भी माली मावनत फ़राहम कर रही है। ओके। और फिर इस दौरान अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं, इस दौरान जो एक कम्यूट के मसाइल हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की सूरत में हुँ, हुकूमत स्कूटी से लेके इलेक्ट्रिक बाइक्स तमाम चीज़ें फ़राहम कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अब हुकूमतें काम कर रही हैं, जी, पहले आज से पहले ये नहीं था। और इसमें मैं कुछ एडिशनल नोट भी बताता चलूँ कि अगर हम आईवीवाई लीग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, साथ हम ऑक्सब्रिज की बात करें हुँ, और दुनिया की बड़ी बिज़नेस एम7 यूनिवर्सिटीज़ की लीग की बात करें, हाँ तो जी। उनके सर्टिफ़िकेशंस हुकूमत पंजाब भी और हुकूमत पाकिस्तान आपको फ्री में फ़राहम कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले ये अपॉर्च्युनिटीज़ पिछली जनरेशन के सर्टिफ़िकेशन पास नहीं फ्री थी, में, ओके। सर्टिफ़िकेशंस। तो हुँ। मैं समझता हूँ नौजवान ये तमाम चीज़ों से इस्तिफ़ादा करें, तो बहुत सी रास्ते उनके लिए आसान हो सकते हैं। अच्छा, ये है कि पहले ना इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, अब तो बाकायदा हर चीज़ को हाइलाइट किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, सिर्फ़ एजुकेशन सेक्टर में नहीं, ट्रांसपोर्टेशन पे भी बड़ा काम किया जा रहा है। जो एक बहाना था ना कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, वो मसला भी हल कर दिया गया है। अच्छा, वाक़ई लैपटॉप्स और बाइक्स और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। बिल्कुल जी, मिल रही हैं। अभी देखें कि वज़ीर आला की तरफ से करीबन 1.5 लाख के करीब इस ओके, वाले सीज़न के अंदर, उससे पिछले वाले मैं शुमार नहीं कर रहा नंबर, और इस वाले सीज़न के अंदर वज़ीर आज़म की तरफ से 1 लाख लैपटॉप दिए गए ठीक है। और यानी कि पूरे पाकिस्तान में लैपटॉप मिले हैं। ये इंक्लूडिंग गिलगित-बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान, इंटीरियर सिंध, तो तमाम जगहों पर लैपटॉप मिले हैं। ये सिर्फ़ एक मेन स्ट्रीम लाहौर या पंजाब की बात नहीं मैं कर रहा। अच्छा, गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी। आपको तो वो चीज़ें नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, आपने फिर भी वो काम किया। लेकिन हमारी यूथ का मुझे बताएँ कि सबसे बड़ा मसला क्या है? आखिर क्या इश्यूज़ हैं यूथ के, या सोशल मीडिया ने उनको स्टक कर लिया है? देखिए, हमारे यूथ का सबसे बड़ा जो मसला है कि हमें कामयाब मिसालें दी नहीं जा रही सोसाइटी में। ठीक है। आप ये देखें कि यहाँ पर एक शख्स जो ऐसी आवाज़ में गाना गाता है जो शायद आप भी ना सुन सकें, यहाँ पे हुँ। कोई हुँ, बैठा हुँ, सुन ना हुँ, सके। हुँ। उसको तमाम मॉर्निंग शोज़ में बुलाया जाता जी। है और उसे प्रमोट किया जाता है। एक ऐसा टिकटॉकर, मतलब ये उनका अपना फ़ैसला है कि आप फैमिली दिखाते हैं, नहीं दिखाते। हुँ। मतलब मैं ये समझता हूँ इस चीज़ को प्रोडक्टिव होना चाहिए। जी। मतलब आप उससे अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या अचीव कर रहे हैं? उसको मॉर्निंग शोज़ में बुलाते हैं, उसको हुँ। सारा मीडिया दिखाता प्रमोट है। कर रहे हैं आप फिर इसी बेसिकली। तरह से एक लड़की फर-फर बोलती है, उसको बुलाते हैं मॉर्निंग शोज़ में। और मुझे समझ नहीं आती कि हुँ। चंद एक मीम से एक कंटेंट ऐसा वायरल हो जाता है, जिसका इस कौम के और यूथ पे इम्पैक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है। और मीडिया भी उनको मिसालों के तौर पे दिखाता है, उनको फिर ऐड भी मिलते हैं, उनको स्पॉन्सर इश्तिहारात भी मिलते हैं और फिर वो आप देखते हैं कि कुछ अरसे में वो ज़ीरो से उनकी हुँ। उड़ान शुरू होती है, उनके पास फिर गाड़ियाँ आती हैं, अच्छा बैंक घर बैलेंस आते आता हैं, है, अच्छा बिल्कुल। घर आता है और फिर वो उस चीज़ को भी दिखाते हैं एक तशहीर के हुँ। तौर पे। तो आप मुझे बताएँ कि यहाँ पर कितनी ऐसी मिसालें हैं मुझ समेत,
कई पाकिस्तानियों को अवार्ड्स मिले हैं। बहुत से जी, जी। पाकिस्तानी मुख्तलिफ 10, 12, 15 सालों में हुँ, अवार्ड्स लेकर आए हैं। हमने उन्हें कितना प्रमोट किया है। जब हमें एक नोबेल प्राइज़ मिला है, तो हमने उस नोबेल प्राइज़ में एक सवाल उठाना शुरू कर दिया कि जी ये कैसे मुमकिन जी। है कि इतनी कम एज में मलाला यूसुफ़ज़ई को कैसे मिल सकता है? हुँ, इसके पीछे ज़रूर जी कोई ना कोई वेस्टर्न एक साज़िश मौजूद है, अदरवाइज़ तो ये हो ही नहीं सकता। तो हमने अपनी कामयाब मिसालों को ही जब इस तरह से डिग्रेड वादिया। करेंगे, हम उसे डाउनग्रेड करेंगे, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि आपके पास नौजवान जो हमारे यहाँ, वो तो कोशिश करेंगे कि वो इन्फ्लुएंसर बने, वो जी। सोशल मीडिया के तवज्जुद से आगे आएँ, वो ऐसी हरकतें करें कि जिसके बाद वो वायरल हों। तो हुँ, हमें हमारे मीडिया को नंबर 1 ठीक और है, नंबर 2 हमारी हुकूमत को ऐसी मिसालें कायम करना होंगी। ठीक है। और नौजवानों के लिए मैं ये कहूँगा कि इन्हें अपनी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना होगी हुँ, और इन्हें अपने ऊपर यकीन रखना होगा कि ये बहुत बेहतर कौम है जी। और ये बहुत आगे आ सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो अभी हमने देखा है ना कि एक कंटेंट क्रिएटर्स हुँ, एकदम आगे आए हैं। अब देखिएगा कि जो काबिल नौजवान होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, जो एक सॉलिड वर्क कर रहे होंगे, आने वाले वक़्त में उनकी पीछे होगी। ठीक है। ये जो हैं ये साइड पे हो जाएँगे सारे आप ये कह रहे हैं? ये देखिए हो जाएँगे क्योंकि सोसाइटी हुँ। समझ रही है जी। आहिस्ता-आहिस्ता। अच्छा हमारी यूथ का ना अब जैसे कि आपने बात की कि बहुत कम अरसे में उनको घर, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस तो उन्होंने ना कहीं छोटे-छोटे बच्चों से भी पूछा जाए ना कि आपने बड़े होके क्या बनना है? तो कहते हैं हमने इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर बनना है। बट रियलिटी जो है वो नहीं दिखाई जा रही है कि आखिर रियलिटी क्या है? हम किस तरह अपने बच्चों का ट्रैक जो है वो दोबारा से चेंज करें और दोबारा उनको एजुकेशन की तरफ लेके आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत को मुख्तलिफ इंसेंटिव्स इसमें देना होंगे। हुँ। अच्छा, जब आप बात करते हैं ना कि बच्चे किस तरह से आएँ, तो जी। मैं सबसे पहले इन यूथ की बात नहीं कर रहा जिनकी एक्सेस में फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब है। मैं उस यूथ की बात कर रहा हूँ कि जो आज 2.5 करोड़ बच्चा यूनिसेफ की रिपोर्ट के हुँ। मुताबिक उससे ज़ायद बच्चा जो स्कूलों जी। से बाहर है। और देखिए, हमने क्या किया कि हमने कहा जी 15 साल तक का जो बच्चा है, उससे हुँ। लेबर नहीं करवाई जा सकती। हुँ। और ये जो जितने बिल पास करवाने वाले हैं पार्लियामेंटेरियंस, इनके घर में छोटे बच्चे हाय! काम कर रहे बिल्कुल हैं, चाइल्ड लेबर चल रही ठीक है? इनके बिल्कुल घर में ऐसे है। छोटे बच्चे काम करें। अच्छा, हमने उस चीज़ को रोक दिया है, तो अब दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि बच्चे जाके रोड पे माँगे, वो हुँ। भी एक जुर्म है, जी। ठीक है? आप भिखारी भी नहीं हो सकते। तीसरी सतह पे क्या हमने उनको ऐसे इंसेंटिव दिए हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं, हुँ। उनको एक माहाना वज़ीफ़ा दिया जाए, जी, जैसे कुछ बाहर ममालिक में होता है, फ्रांस में होता है कि आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो आपको इतने हज़ार मिलेंगे। जी। तो मैं ये समझता हूँ जब तक आप ऐसे इंसेंटिव्स नहीं रखेंगे पेरेंट्स के लिए, तो फिर आप ये शिकायत ना करें। फिर आपने तो ये देखें कि एक बच्चा जो कोई ना कोई स्किल सीख लेता था और आप ये वो भी देखें कि इस सोसाइटी में हमें हर तरह के लोगों की ज़रूरत है। जी। हमें यहाँ पे स्किल लेबर की ज़रूरत है। एक बच्चा जो मैं उसको कोई एनकरेज हुँ, नहीं कर हुँ, रहा हुँ, चाइल्ड हुँ, लेबर हुँ। को, लेकिन एक बच्चा जो 15 साल की उम्र में स्किल सीख रहा ठीक था, है। आपने उस पे भी पाबंदी उसको लगा भी दी है। भीख माँगने आप पे उसको भी मजबूर कर स्कूल दिया। भी नहीं भेज हाँ, रहे आप ठीक उसको। है, मतलब पहले वो चलो कोई स्किल सीख लेता ठीक था, है। काम पे चला जाता था और आपके यहाँ एक स्किल लेबर पैदा हो रही थी, जी, जो कि 18, 19, 20 साल में पाकिस्तान से बाहर चला जाता था और फ़ॉरेन रेमिटेंस की ओके। मदद में पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। तो ये बड़ी एक इंतहाई बारीक-सी बात है। तो ये जितने लेकिन पार्लियामेंटेरियंस वोट देते हैं, अक्सरियत के घरों में आपको जी, ये जी, नज़र जी, आएँगे चाइल्ड चाइल्ड लेबर लेबर। नज़र आएगा। अच्छा ये तो बात आपने वो कर ली जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो चलें कर लिया। जो अफ़ोर्ड कर रहे हैं, बड़े-बड़े स्कूल में जा रहे हैं, सब कुछ है लेकिन वो जो उनका सिलेबस है, जो उनकी सारी चीज़ें हैं, वो उनको क्या बना रहा है? आम स्कूल की फ़ीस जो है ना 20,000 15 टू 20,000 उनकी फ़ीस है, बाकी सारे एक्सपेंस डाल के 30,000 टू 40,000 पर मंथ एक बच्चे की फ़ीस है। क्या जितना इन्वेस्टमेंट उन पे हो रही है, उस तरह की प्रोडक्ट निकलेगी या वो सब सेम एक ट्रैक पे चल रहे हैं, हाँ ठीक है, पढ़ाई है, करनी है, बट कुछ समझ नहीं आ रहा बच्चों को? असल में ना हमने जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने लिए आसानियाँ पैदा कर ली हैं। हुँ, उनकी कोशिश है कि ये फ़ी दे दी जाए, तो चूँकि बहुत अच्छी फ़ी दी गई है, जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ तरबियत का मंबा है वो घर से शुरू होती है। हुँ, कि आपके घर में क्या पढ़ने का रवाज मौजूद है, आपके घर में अपनी कोई एक छोटी-सी लाइब्रेरी मौजूद है, ठीक चूँकि है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी मौजूद थी, हम अखबारात पढ़ा करते थे, बच्चों के रिसाले तो तरबियत जो है बुनियादी तौर पे घर से शुरू होती है। ठीक है। अगर आपके घर में बिल्कुल भी उसका फुक़दान हो और आप समझते हैं इदारे आप एचएसएन में चले जाएँ, एलजीएस में हुँ, चले जाएँ, बीकन हाउस में चले जाएँ, तो जब तक पेरेंट्स और अब आप ये देखें ये जो बड़े स्कूल्स हैं, ये पेरेंट्स को भी एंगेज करते हैं इंटरव्यूज़ में, जी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, फाउंडर्स डे में। तो आप ये समझें कि आज भी ये चीज़ मौजूद है और बाकी तो फ़िनलैंड समेत कुछ यूरोपीय ममालिक हुँ, में तो ये मिसालें मौजूद हैं कि वो 7 साल से पहले बच्चे को स्कूल में नहीं दाखिल करवाते। तो अब यहाँ पे अगर एक इनिशियल ऐज में बच्चा स्कूल में जाने भी लग गया है, तो हमने जो वो जो घर में हमारी तरबियत वाला होता था एक वो खत्म। पहली पिछली जनरेशन में,
इस जनरेशन में वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया जी। हुआ है। तो उस चीज़ को फुलफ़िल करना है और दूसरी सतह पे हुकूमत ने एक सतह पर सिलेबस पे ज़ोर देती है, एक सतह पे ज़ोर देती है, एग्ज़ाम में रिज़ल्ट्स अच्छे आएँ, बोर्ड में इतनी हुँ, हमारी पोज़ीशंस हों। लेकिन हुकूमत ने इग्नोर कर दिया है जो हुँ। हम निसाबी, गैर निसाबी सरगर्मियाँ जी, होती थीं। लाहौर में इस वक़्त आपको क्रिकेट के लिए ग्राउंड नहीं मिलेंगे। जी। अगर किसी ने टेप बॉल क्रिकेट खेलनी है, किसी ने हुँ। फुटबॉल खेलना है, तो आपको ग्राउंड नहीं मिलेंगे। जो ग्राउंड मिलेंगे, उनकी ऐसी खस्ता हालत होगी कि आप वहाँ पे खेल नहीं सकते। कोई गिर जाता है यूथ, उसको ऐसी इंजरी आती है कि वो कई सालों तक बिस्तर पे रहता है। उसके बाद आप ये देखें कि जितने ग्राउंड्स मौजूद हैं, उनमें इतनी ज़्यादा फ़ी है उसको जी, बुक बुक करने के लिए कि ये भी एक अशराफिया का खेल बन के रह गया है। बिल्कुल ऐसे फिर ही है। आपने आपकी यूनियन काउंसिल पे और तहसील सतह पर ये होना चाहिए था कि आपकी कम्युनिटीज़ बनती, आपकी डिबेट्स होती, आपके हुँ। डिक्लेमेशंस होते, आपके लिटरेरी सर्कल होते, आपके मुशायरे होते, वो आपके थिएटर चीज़ें होता। हमने बिल्कुल इस चीज़ को ख़त्म हो बिल्कुल चुकी ख़त्म हैं। कर दिया सही है। कह रहे हैं आप। तो इन चीज़ों से सोसाइटी बनती है। किताबें तो एक थियोरेटिकल नॉलेज है, वो एग्ज़ैक्टली। जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं लेके आएँगे और हमारे यहाँ जितने भी कामयाब लीडर्स मौजूद हैं, वो अपनी ऐज के अंदर पब्लिक स्पीकर रहे हैं। कोई ऐसा हुँ। मेरे सामने कोई अब सियासतदान या कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट दिखा दें जिसने डिबेट्स बिल्कुल भी ना की हों, थिएटर बिल्कुल भी ना किया हो, सिर्फ़ उसने पढ़ा हुँ। हो और वो आज वहाँ पर खड़ा हो, तो आपका तो जो कॉन्फिडेंस है वो इसी ऐज से बनता है। यू आर राइट कि डिबेट्स के बगैर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो ही नहीं सकती, हम जितना मर्ज़ी बुक्स को पढ़ लें। अब जैसे आप मैं बात कर रहे हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसी तरह डिबेट के साथ जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये बड़ी बात की आपने कि स्किल्स को बिल्कुल साइड पे कर दिया गया है। स्विमिंग पे अगर जाएँ बच्चों के लिए सुपर एक्सपेंसिव, हॉर्स राइडिंग, क्रिकेट मतलब कोई भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ अगर बच्चे को हमने प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आप इसके लिए कोई इकदाम उठाएँ और इसके लिए कोई अपील करें, तो क्या इसमें कुछ चेंजेज़ आ सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हर तहसील सतह पर हुँ। यूथ मराकज़ होने चाहिए। उस जी। यूथ मराकज़ में एजुकेशन काउंसलर से लेके कि आपने मैट्रिकुलेशन में कौन से सब्जेक्ट्स रखने हुँ। हैं, इंटर में कौन से रखने हैं, आपको किस तरह की स्कॉलरशिप्स मिल जी। सकती हैं। आप अगर अपना बैचलर कर लेते हैं, उसके बाद आप बाहर किस तरह से जा सकते हैं, आफ्टर अंडर सुपर ग्रेजुएट आप राइट, किस वेरी तरह से जा इन्फॉर्मेटिव सकते हैं। या फिर इसके साथ-साथ आपने वहाँ पे साइकोलॉजिकल आपकी असेसमेंट के लिए आपने वहाँ पे काउंसलर बिठाने हैं कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ का, वेल बीइंग का मसला आता है और ये बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा तो मसला है वहाँ पर और वो जा सके। जी, और फिर अगर कोई ऐसा यूथ केस का किसी और तरह का कोई मसला है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी जी। मौजूद हों बाकी, जो किसी भी तरह के ट्रीटमेंट से मतलब डेंटिस्ट मौजूद हो सकते हैं सारे। तो आपने ये यूथ मरकज़ में ये चीज़ें जी। हों, साथ उसमें ई-गेम्स हों। हुँ। ई-गेम्स के साथ-साथ वहाँ पर 3-4 क्लासरूम्स हों, जहाँ डिफरेंट आपको स्किल सेट सिखाया जा रहा है। फिर वहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद होना चाहिए, स्विमिंग के लिए, क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, बैडमिंटन के लिए। तो ये हर तहसील में होने चाहिए होने और चाहिए। इसी का रेप्लिका छोटी सतह पर हर यूनियन काउंसिल में जी, हो। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी और ये इसको इसी तरीके से ही करना पड़ेगा। इसको ये सेंटर से शुरू करना होगा और यूनियन काउंसिल तक लेके आना होगा। मैं आपको इसमें एक प्रोजेक्ट की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जी। पंजाब यूथ फेस्टिवल हुआ 2011 से लेकर 2013 के दरमियान में 2 इसके एडिशन हुए, जिसमें यूनियन काउंसिल से भी निचली सतह पे वार्ड से कॉम्पिटिशन शुरू होता था। वार्ड से यूनियन ओके। काउंसिल से तहसील, तहसील से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से डिवीज़न, डिवीज़न से पंजाब। आपको टैलेंट हंट भी इस तरह जी। से एक आपको मिल जाएगा बाकायदा तौर पे। सही कह रहे हैं आप और ये आपने बड़ी बात की है। अभी पिछले दिनों एक इंसिडेंट भी हुआ, आपने एक नहीं 2-3 इंसिडेंट हुए यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों ने सुसाइड की। ट्रॉमा, टॉर्चर वो एक दिन का तो नहीं होगा, वो बहुत लंबे अरसे से किसी ट्रॉमा, टॉर्चर में गुज़रे हैं, चाहे वो नंबर्स का था, चाहे वो पर्सनल था। साइकियाट्रिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको एक हाइप नहीं क्रिएट करनी चाहिए कि ये गलत चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। चाहे स्कूल्स की बात करें, बच्चे घर से बहुत से बच्चे हैं जो घर से डिस्टर्ब आते हैं और उनको ये रियलाइज़ करने में कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, ज़िंदगी गुज़र जाती है, अ, टीनेज उनकी सारी इसी चीज़ में गुज़र जाती है कि हमारे साथ कोई मसला है, बट उनके साथ नहीं होता है। अगर वो ट्रीट कर दिए जाएँ टाइम पे तो चीज़ें बड़ी सेटल डाउन हो सकती हैं और हमारे जो जेम्स हैं, हम उनको ज़ाया कर रहे हैं इस तरह। अगर हम उनको मेंटल हेल्थ को ही वो हम पढ़ाई जा रहे हैं कि भाई ये पेपर करना है, ये करना है, बट हम सोच ही नहीं रहे कि बच्चे के साथ क्या गुज़र रही है। तो अगर आप मैं कहती हूँ आप उस पॉइंट पे हैं कि आप चीज़ें प्रूव करवा सकते हैं, तो मैं तो ये बड़े अरसे से चाहती हूँ कि स्कूल्स में साइकियाट्रिस्ट का होना बहुत ज़्यादा लाज़मी है और इस पे आपने ज़रूर नज़रसानी करनी है। देखिए, मैं तो इसमें ये समझता हूँ कि हमने बात की ना तरबियत की, जी। तो हमारी तरबियत का आलम ये है कि हम 2 क्रेडिट आवर की आज एथिक्स पढ़ा रहे हैं बच्चों यस। को। और हम पर्सनल डेवलपमेंट के नाम पे 0 क्रेडिट आवर का एक मज़मून पढ़ा रहे हैं। जी।
लेकिन जब हम ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमारे ऐसे असातिज़ा हुँ, जो फ्रस्ट्रेशन और जिनको नहीं पता था कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है, जी। इब्तदाई नौकरी ना मिलने के बाद उन्होंने एमफ़िल कर लिया। हुँ, एमफ़िल के बाद उन्होंने पीएचडी इस सोच से कर ली कि उनको हुँ, यूनिवर्सिटी के अंदर नौकरियाँ मिल जाएँगी। तो सबसे पहले एथिक्स और पर्सनल डेवलपमेंट उनकी करवाई जाए। उनकी करवानी और चाहिए। ये जो फ़ेवरेटिज़्म के नाम पे सेमेस्टर्स में नंबर मिलते हैं, हुँ, मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं और जिस तरह से स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार जी, होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को एक सेमेस्टर में ऐसा टीचर मिल जाता है जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये कौम के ममार ज़रूर होंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी एक्रेडिटेशन की जाए। जी। इनको सबसे पहले देखा जाए कि ये किस तरीके से इनको अपने लाइसेंसिंग का एक हुँ, जो निज़ाम है वो हुँ। होना चाहिए। तो ऐसे नहीं हो सकता कि टीचिंग आप लाइसेंस, यू आर बच्चों को राइट। एथिक्स पढ़ाएँ, हुँ, बच्चों को आप खुद पर्सनल पता नहीं है। डेवलपमेंट पढ़ाएँ और टीचर्स को उस चीज़ पे नहीं पता जी। और टीचर्स को ये ज़रूर पढ़ाएँ कि वेल-बीइंग क्या होती है। हुँ, आपकी किसी का हौसला अफ़ज़ा जुमला पूरी क्लास के सामने किसी की तकदीर बदल देता है बिल्कुल। और आपका एक ऐसा तनकीदी जुमला पूरी क्लास के सामने किसी का पूरा कॉन्फिडेंस है उसको ऐसा डाउनग्रेड करता है कि वो ज़िंदगी में स्टूडेंट दोबारा खड़े नहीं हो सकता। बिल्कुल तो ऐसा सबसे है। पहले तो इन टीचर्स की अगर हमें कभी भी इस तरह से कई इस्तिलाहात करने का मौका मिले तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ करवाएँ। अच्छा फ़हद मुझे बताएँ एजुकेशन की तो हम बात कर रहे हैं, ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करना चाहिए। एक दौर आया, उस दौर में मैथ कॉम की डिग्री एकदम जो है ना हर कोई मैथ कम्युनिकेशन कर रहा है, मैथ कम्युनिकेशन कर रहा है, जी मैथ कॉम करेंगे, ये हमने मैथ कॉम में एडमिशन लिया, ये हम जर्नलिस्ट बने और ये हम चैनल्स में हमने 2-2 लाख सैलरी लगी और निकल गए। ये ख्वाब थे, ये चकनाचूर हो गए स्टूडेंट्स के जब स्टूडेंट्स बैचलर करके बाहर निकले, तो उनको रियलिटी चेक हुआ कि हमारे साथ हो क्या-क्या है। तो मुझे बताएँ वर्थ इट है मैथ कॉम की डिग्री? देखें, वर्थ इट हर डिग्री है। अच्छा। अगर हम बात करते हैं ना जर्नलिज़्म की या मीडिया हुँ, स्टडीज़ की, तो इसकी जो भी बात करते हैं ना डिग्री तो मैंने कर ली है, लेकिन उसके पीछे फाउंडेशन जो होती है उनकी वो सिफ़र होती है। जी। अब फाउंडेशन कैसे मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैंने भी पंजाब यूनिवर्सिटी से मीडिया स्टडीज़ पढ़ा और मैं आखिरी सेमेस्टर की आपको बात कर रहा हूँ, तो मैं उस वक़्त अपना एक नौकरी कर रहा था, एक निजी चैनल पर बहुत हुँ, अच्छी सतह पे। ओके। तो उस वक़्त एक मैंने क्लास में जब बात की, हुँ, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं जी यहाँ पे सिफ़ारिश से चलते हैं। तो हमारी एक टीचर थीं वो भी मीडिया में काम करती थीं, उन्होंने पूछा कि आप कोई से कॉलम निगारों के नाम बता दें 3 कॉलमनिस्ट जिनको आप पढ़ते हो। किसी का कोई हाथ नहीं खड़ा और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको बाद में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ओह! ब्रॉन्ज़ मेडल मिला। ओके। अच्छा उन्होंने कहा आप टीवी शोज़, टॉक शो कोई बता दें। नहीं जी वो भी हम नहीं देख आपने ज़िंदगी में किताबें कौन-कौन सी पढ़ी हैं? नहीं जी हमने वो भी नहीं पढ़ी। लेकिन हमने ये तमाम चीज़ें की नहीं हैं और हमने हुँ, एंकर भी बनना है और ओके, हमें पब्लिक स्पीकिंग भी नहीं आती, हमने एंकर भी बनना है। हमें कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, हमने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान नहीं पढ़ी, हमने उससे पहले की ठीक इंडो-पाक है। हिस्ट्री नहीं पढ़ी। हमने किसी तरह से ज्योग्राफिया नहीं पढ़ा, लेकिन हम समझते हैं कि जी हमें एंकर होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैस कम्युनिकेशन में वो लोग आएँ जिनका एस्टेब्लिश हो चुका है नॉलेज, हुँ, जिन्होंने पाकिस्तान के हवाले से इब्तदाई किताबें पढ़ी हों, जिन्हें दुनिया की तारीख पर एक बेसिक अबूर हो, जनरल नॉलेज जिन्हें जो आप कह रहे इंटरनेशनल हैं कि अफ़ेयर्स का पूरा होना कुछ पता चाहिए। हो। तो अगर आपकी ये चीज़ें पूरी नहीं हैं हुँ। और अगर आपकी इसमें दिलचस्पी नहीं है, तो फिर आपको इस तरफ नहीं नहीं आना लेकिन चाहिए। डोंट यू आप थिंक कि इसमें जनरल नॉलेज वगैरह तो जो बच्चे पढ़ के आते हैं एफए तक जो करते हैं, इंटर करते हैं, उनको उतनी ही नॉलेज होती है जो सारे बच्चों को होती है। बट जब बैचलर मैथ्स कम्युनिकेशन में आते हैं, मैंने भी मैथ्स कॉम किया है एंड आई एम स्टिल परस्यूइंग माय स्टडी। इसमें ये इश्यू होता है कि हमें किसी ने एंकर बनना है, किसी ने स्क्रिप्ट राइटर बनना है, किसी ने प्रोड्यूसर बनना है, सबको प्रोड्यूसर बनाया जा रहा है, सबको एंकर बनाया जा रहा है, किसी को ट्रैक नहीं दिया जा रहा कि हाँ बेटा अगर आप में ये टैलेंट है तो आप एंकर बनेंगे। आप में ये टैलेंट है आपको सबको एक ही ट्रैक पे एक ही सब्जेक्ट्स में टैलेंट नहीं निकाला जाता। इस टैलेंट को निकालने के लिए 10-10 साल लग जाते हैं जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं। तो इस बारे में मुझे बताएँ क्या लैब्स बनाई गई हैं यूनिवर्सिटीज़ में? या चैनल्स के साथ कनेक्ट किया गया है स्टूडेंट्स को कि उनके अंदर की स्किल्स बाहर निकाली जाएँ? देखिए, इसमें ये होना चाहिए कि इब्तदाई साल में आप तमाम मज़ामीन पढ़ाएँ हुँ, और उसके बाद दूसरे साल में और ये हायर एजुकेशन कमीशन को चाहिए, दूसरे साल में इनको चैनल्स के अंदर भेज दें एग्ज़ैक्टली। और चैनल्स में भेजने के बाद उनको ये हो जाए कि उन्होंने डेस्क पे बैठ के काम करना हुँ, है, उन्होंने एंकर बनना है, उन्होंने कैमरे के पीछे काम करना जी, है और उन्होंने उस चैनल में कोई मार्केटिंग करनी है, हुँ, उन्होंने उसमें कोई शो डिज़ाइन करने हैं और जब वो 1 साल में ये तय कर लें, उसके बाद अगले 2 साल उसका स्पेशलाइज़्ड नॉलेज ही पढ़ाया जाए। क्योंकि जब एग्ज़ैक्टली। तक हम ये नहीं करेंगे तो एंड तक कन्फ्यूजन रहेगी और मैंने देखा ना कि मैस कॉम के अंदर कुछ स्टूडेंट्स थे प्रोजेक्ट कर रहे थे, हुँ, कुछ थीसिस कर रहे थे, कुछ जो पीआर एंड मार्केटिंग वाले थे, वो अपना एक प्रोजेक्ट कर रहे थे तो उनसे पूछ रहे थे क्यों? तो वो कह रहे थे कि जी फलाँ दोस्त कर रहा है तो और हम वो भी कर रहे हैं। आसान है, वो सुपरवाइज़र आसान है, वो थीसिस में नंबर दे देंगी हुँ।
और यहाँ पर मुश्किल होगा प्रोजेक्ट में, तो हम लिहाजा प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। जी। मैं समझता हूँ जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आना है, उनको इस तरह से प्रोजेक्ट करने होंगे, और जिन्होंने एंकर बनना है, उनसे एक प्रोजेक्ट उनका हो, उनसे बुलेटिन करवाया जाए बाकायदा तौर एग्ज़ैक्टली, पे, ब्रेकिंग उनसे करवाई एक जाए, बुलेटिन प्रोग्राम हो, करवाया जाए, बिल्कुल। उनसे रिपोर्टिंग करवाई जाए, उनको मुख्तलिफ सिचुएशन दी जाए। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने यंगस्टर्स को हुँ, यूनिवर्सिटी ये तमाम पाथवे प्रोवाइड ना करें और उसके बाद आप कहें कि जी मैस कॉम सारे क्यों कर रहे हैं। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब कुछ अरसे बाद जब से यूट्यूब का रुझान बहुत बढ़ गया है हमारे यहाँ, हुँ, खास तौर पे पोस्ट कोविड वर्ल्ड की बात करें, हुँ। तो अब लोगों का रुझान तकरीबन ना होने के जी, बराबर जी। मैस कॉम की डिग्री की तरफ रह गया है। वो सोशल और मीडिया से और सब मैं भी समझता हुँ, हूँ कि देखें, अगर मुझसे स्टूडेंट्स पूछें तो मैं उन्हें कहूँगा कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ें, ओके। आप लॉ करें, क्योंकि ये जो अगर आपने एंकर ही बनना है, हुँ, ये तो काम आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे कहीं पे पढ़ाई जाती हैं कि एंकर ने बैठना कैसे जी। है, एंकर ने गुफ्तगू कैसे करनी है, तो ये एचईसी कैमरे पे को फेस कैसे करना है, मैंने बॉडी एचईसी में कहीं स्ट्रक्चर पे नहीं, तो आप हाँ, इकोनॉमिक्स या लॉ पढ़ के आएँ ताकि आपके पास एक बैकग्राउंड तो मौजूद हो। नॉलेज होना चाहिए ताकि उस चीज़ को कंटिन्यू करें। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएँ, इतना काम किया आपने और माशाल्लाह यू आर अ सक्सेसफुल यंगस्टर। किसी कोई हम हमें बहुत सारे यूथ देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनको आप लाइफ़ के ऐसे कौन से 5 सक्सेसफुल स्टेप्स बताएँगे, जिससे वो सक्सेसफुल हो सकते हैं? सबसे पहले आइडिया कि हुँ, आपने करना क्या है। हुँ, दूसरी बात, क्लैरिटी, उस आइडिया का एक सॉट एनालिसिस कर लें, वेरी नाइस। ये हुँ, सेकंड स्टेप में ज़रूरी है। तीसरी सतह पे आप ये देखें कि उसमें आपके पास जो मौक़े हैं वो किस जी, किस्म के आने वाले हैं। चौथी सतह पे आप अपने एक जो है शॉर्ट टर्म टारगेट ओके। और एक लॉन्ग टर्म टारगेट हुँ, तय कर लें। और पाँचवीं सतह पे इम्प्लीमेंटेशन वेरी नाइस। कह लें, आप उसको एग्ज़ीक्यूशन कह लें, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंटेशन और एग्ज़ीक्यूशन नहीं एग्ज़ीक्यूशन नहीं होगी, होगी, आपके बिल्कुल। पास जितने मर्ज़ी आइडियाज़ हैं, आपने जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ी हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो आइडिया से करें और उसको एग्ज़ीक्यूट इम्प्लीमेंटेशन, कर एग्ज़ीक्यूशन की तरफ उसको लेके चलें। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। लाइक एजुकेशन सेक्टर के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ जो 2-3 मैंने आपसे रिक्वेस्ट की हैं, आप इस पे ज़रूर काम करेंगे और इसी तरह हमारे मुल्क का नाम रोशन करते रहें और तब्दीली लेके आते रहें। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा और जाते-जाते मैं यही कहूँगी, सक्सेसफुल जो है ना, वही इंसान होता है जो प्लान करता है। सो अपनी लाइफ़ को प्लीज़ प्लान करें। आपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लिया है, भई हमने मैथ्स कॉम में एडमिशन ले लिया, हम जर्नलिस्ट बन के निकलेंगे। हमने इंजीनियरिंग में ले लिया, नो, यू हैव टू प्लान योर लाइफ़। अपनी लाइफ़ को प्लान करें, लिखें, नोट डाउन करें और आहिस्ता-आहिस्ता बेबी स्टेप्स के साथ जो है ना, अपनी सक्सेस के करीब पहुँचे और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।